सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का कोई फोर्स होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का कोई फोर्स नहीं होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। क्या सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का कोई फोर्स एग्जिस्ट करता है? क्या सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिस्ट करता है? ये चीजें अलग है बेटा। कर रहे हैं चार्ज का प्रवेश, इसका प्रवेश कहां पे? तो होल डिवीजन in which our charge is going to enter. कहां पे एंटर कर रहा है बेटा? एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। कहां पे? तो ये रहा हमारा एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और हम लोगों ने एक पॉजिटिव चार्ज लेके चलना है, जो पॉजिटिव चार्ज कितने वेलोसिटी से बेटा? v वेलोसिटी से। कितने? v वेलोसिटी से अंदर जा रहा है, उसकी स्पीड हमारी कांस्टेंट है। अब जैसे ये एंटर करेगा, ध्यान देना, जैसे ही ये एंटर करेगा, क्या करेगा? हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया कौन सा? राइट हैंड पावर रूल। मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, एक हल्का सा उसको क्या लगेगा बेटा? फोर्स। क्या लगेगा? तो ये जो चीज इधर बहने वाली ये कहां पे जाएगी? फोर्स लग रही, फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर। ये लगेगा फोर्स, कोई इधर जाएगा, ये जाएगा बेटा इधर। अरे तो डायरेक्टली इधर ही जाएगा क्या? सीधा 90 पे। एक फुटबॉल इधर फेंकने को बोलो और आप ऐसे लात मारो, तो क्या फुटबॉल सीधा ऐसे जाएगा 90 पे? इधर आने वाला फुटबॉल अगर आप ऐसे लात मारते तो उधर जाएगा। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो जाएगा इधर बेटा, ये डायरेक्शन में जाएगा। जैसे ये डायरेक्शन उसने अचीव कर लिया, जैसे ये डायरेक्शन, हमने कौन सा हाथ निकाला? राइट हैंड। मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी देखिए, हाँ बोलो, ये रहा फोर्स। परपेंडिकुलर है या नहीं? ये वाला भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। अब पार्टिकल किधर जाएगा? ना इधर ना इधर, किधर जाएगा? इधर। अरे हाँ या ना? जैसे ये पार्टिकल इधर जाना चालू हो गया, ये हाँ मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी और ये फोर्स, हाँ हाँ, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, इधर जाएगा। अरे हाँ या ना? ये सफिशिएंट मैग्नेटिक फील्ड, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं, मतलब आपको मजा है। क्या है? अब जैसे इधर जाना चालू, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी इधर, हाँ फोर्स इधर, दिख रहा है? अगर आप धीरे धीरे निकालो तो म्यूजिक के साथ कैसे बजेगा ये? हाँ 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 छोड़ के अगर छोटे छोटे इंसिडेंट्स को पकड़ना शुरू कर दूं तो पार्टिकल थोड़ा सा इसको रीअरेंज करता था इस तरह से कि अगर चार्ज पार्टिकल इधर से एंटर मार रहा, लाइक दिस, चार्ज पार्टिकल या फिर चार्ज ने क्या किया? सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया। क्या किया? पहले हाँ 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 हाँ, लेकिन मैं अगर मैं रियलिटी में देखता था कैसा? हाँ कैसा? तो पार्टिकल ने क्या परफॉर्म करना शुरू कर दिया? इसका क्या होना चाहिए? सेंटर अगर होगा इसका मतलब ये क्या है उसका? है या नहीं है? अगर मैं अच्छे से ध्यान से देखता हूं तो जो फोर्स लग रहा था क्या वो परपेंडिकुलर था वेलोसिटी वेक्टर के साथ? और ये वेलोसिटी तो ये कौन? फोर्स। ये वेलोसिटी तो ये कौन? ये वेलोसिटी तो ये कौन? ये वेलोसिटी तो ये कौन? इसका मतलब जितने भी
सेंटर। और जो सेंटर के डायरेक्शन पे होता है उस फोर्स को हम लोगों ने क्या नाम दिया? कौन सा पिटल? ऐसे बोलो बेटा कि एफ एम इज इक्वल टू एफ सी पी। मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू, क्या सेंट्रीपिटल फोर्स होता है? नहीं होता। क्या सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का कोई फोर्स होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का कोई फोर्स नहीं होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। क्या सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का कोई फोर्स एग्जिस्ट करता है? क्या सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिस्ट करता है? दो चीजें अलग है बेटा। अगर मैं ग्रेविटी में देखो, अगर इस चार्ज को अगर छोड़ के आपने किसको पकड़ लिया? मून को, क्या ये मून सीधा जा रहा था? नहीं जा रहा था, मून सीधा जा रहा था। बीच में कौन आ गया? अर्थ। अर्थ ने खींच लिया। जब तुम खींचोगे बड़ा पछताओगे। क्या हो गया? उसने डायरेक्शन चेंज करना शुरू कर दिया। अरे हाँ या ना? तो जिसके वजह से मून हमारा क्या हो रहा है? उसी तरह से हमारा चार्ज के ऊपर भी कौन सा फोर्स लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। तो इस तरह से देखो, जैसे मून गोल घूम रहा था तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम किसने किया? ग्रेविटेशन। सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने देखा, देखो बैंकिंग ऑफ रोड में जब पार्टिकल हमारी जो व्हीकल गोल घूम रही थी तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम किसने किया था? फ्रिक्शन ने। अगर पार्टिकल डोरी से पकड़ के स्प्रिंग के साथ पकड़ के गोल गोल घुमाओ तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स होता है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का काम किसने, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का काम किसने किया? फ्रिक्शन ने। अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या बेटा? क्यू वी बी। क्या मैं साइन थीटा लिखूं? लिखने की जरूरत है बेटा? अगर यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे तो हमारा फोर्स इधर 90 एंगल बन रहा है, sin 91। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला mv² बाय r। अब स्मॉल r लिखो या कैपिटल R लिखो, आपकी मर्जी। मैं कैपिटल R से डिनोट किया था, मैं कैपिटल R लिख रहा हूं। क्या यही फार्मूला हमारा सेंट्रीपिटल का? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ m बेटा? मास ऑफ द चार्ज। इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन होगा तो प्रोटॉन का मास, अल्फा पार्टिकल होगा तो अल्फा पार्टिकल का मास, जो भी चार्ज होगा उसका मास। वी से क्या हो गया? आर को उठा के इधर लेके, क्यूबी को उठा के इधर लेके गया, आर की वैल्यू बन गई बेटा कितनी? एमवी बाय क्यूबी। तो ये मिला हमको रेडियस का फॉर्मूला। तो रेडियस कौन कौन से चीजों पे डिपेंड कर रहा है बेटा? जितना आपके चार्ज का मास बड़ा होगा उतना रेडियस बड़ा होगा, उसको झुकाना मुश्किल हो जाएगा। तो उसको क्या करना? झुकाना मुश्किल है, जिसकी वजह से वो क्या करेगा? बड़े सा क्या करेगा? आर्क ले लेगा, रेडियस बड़ा हो जाएगा। वेलोसिटी जितनी ज्यादा वो उतना जोर लगाएगा अपना मेंटेन करने के लिए मोमेंटम, जिसकी वजह से रेडियस बड़ा हो जाएगा। चार्ज की वैल्यू जितनी बड़ी ज्यादा उतना रेडियस छोटा। अरे पतलू आदमी जब जंप करेगा लंबा जाएगा, और वही अगर हमारा 150 किलो का अगर आदमी जो दीप बैठा है, मान के चलो कुछ दिन में वो 150 किलो का हो जाएगा। क्या खा खा के? समोसा खा के। तो अगर मुझे बताइए अभी वो 10 मीटर की जंप कर रहा है, कुछ आने वाले दिनों में कितना मीटर? 4 मीटर भी जंप नहीं करेगा। तो जितना आपका चार्ज की वैल्यू बड़ी उतना रेडियस छोटा। मैग्नेटिक फील्ड जितनी जोरदार उसको पकड़ के घुमाने का ट्राई करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जितनी बड़ी उतना रेडियस छोटा। समझ में आ रहा? क्लियर है कंसेप्ट? अगर रेडियस निकला तो वेलोसिटी भी निकल जाएगा बेटा। v की वैल्यू क्या बनेगा? r q v बाय m। अगर ये लीनियर वेलोसिटी, लीनियर स्पीड की वैल्यू निकली तो हम लोग इससे एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। बोलो v इज इक्वल टू r ओमेगा, दैट इज कैपिटल R इनटू ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी? v बाय r। v की वैल्यू डाल दीजिए, बोलो कितना बनेगा? r इनटू qb बाय m की वैल्यू m, और बचा हुआ हमारा r से r कैंसिल, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी बनी? qb बाय समझ में आ रहा? ये सारे फॉर्मूले आपको काम में आएंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर हमारा ओमेगा निकला तो ओमेगा से क्या निकाल सकते हैं? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला t इज इक्वल टू बाय ओमेगा। तो डाल दो ओमेगा की वैल्यू, दैट इज t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा इज हाउ मच? qt बाय m।
क्यू बी बाय एम ऊपर जाएगा एम, ये बना आपका कौन? तो टाइम पीरियड देखो कौन से चीजों पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज ऊपर का हमारा कांस्टेंट है, मास, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड। तो जितना बड़ा मास बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। पहली चीज मैंने बोली थी, अगर आपका पार्टिकल बड़ा होगा तो रेडियस भी बढ़ा तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। चार्ज जितना ज्यादा होगा किसी भी, इसका अगर मान के चलो, अगर मैंने बोला चार्ज इसके ऊपर पहले से बढ़ गया, डबल हो गया चार्ज, 2 का 4 हो गया, तो टाइम पीरियड क्या होगा? घटेगा, रिवर्सली है, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तीसरी चीज, T इज B अगर बढ़ेगा तो T फटाक से उसने गोला कर लिया। लेकिन एक चीज याद रखना बेटा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम पीरियड, सॉरी इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। सर कैसे, क्या जोर से आएगा, स्पीड बढ़ेगी तो सर टाइम तो कम लगना चाहिए, और स्पीड बढ़ेगी तो गोल घूमने के लिए क्या लगना चाहिए? लेकिन मैंने क्या लिखा है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी। बेटा ध्यान देना, अभी मैंने ये चीज समझाते हुए बोला था कि अगर आपकी स्पीड बढ़ती है, अगर आपकी स्पीड बढ़ती है तो रेडियस भी बढ़ेगा। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी ना। वेलोसिटी बढ़ रही है तो रेडियस भी बढ़ेगा। जब रेडियस बढ़ेगा तो उतना रेडियस कवर करने के लिए टाइम भी कंपेंसेट होगा या नहीं होगा? इसकी वजह से दैट टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। समझ में आ रही चीज? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो इन फार्मूले के ऊपर आपको बहुत बढ़िया से क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसी फार्मूले का और इस्तेमाल हम लोग आने वाले डिवाइस में इस्तेमाल करेंगे, जिसका नाम है बेटा साइक्लोट्रॉन। क्या है? साइक्लोट्रॉन। ठीक है, ठीक है। अब यहां से आगे का लेक्चर अपन कंटिन्यू करेंगे। तो जो हम लोगों ने कंसेप्ट देखा उसमें देखिए बेटा, फार्मूले वो फार्मूले कौन से थे हमारे? पहली चीज थी बेटा कौन सी? दैट इज रेडियस व्हेनेवर द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। तो आर का फार्मूला हमारा बना था, बोलो कितना? uv बराबर दूसरा फार्मूला दैट इज वेलोसिटी को रखो इधर, v इज इक्वल टू क्या बना? uv r qv अपॉन m। बहुत बढ़िया। उसके बाद v से हम लोगों ने किसको निकाला? एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी बेटा बोलो? uv बाय m बना। उसके बाद टाइम पीरियड t का फार्मूला बना हमारा -m/q/v बराबर। और इसका अगर रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो बनेगा फ्रीक्वेंसी बेटा दैट इज q into v by twice by m। अब इस 5 फार्मूले के आधार पे हमारे को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी, नीट में भी और जेडब्ल्यू में भी। क्लियर? तो अभी जो लेटेस्ट कुछ क्वेश्चन जो आए थे हमारे कौन से, दैट इज एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे दैट इज नीट 2019 का क्वेश्चन लेंगे बेटा। क्लियर है? अब हम लोगों ने डिस्कस किया है फार्मूले के आधार पे, दैट इज रेडियस बना, ये रेडियस कितना होता है? जैसे कि देखो, अगर मैं बात करूं रेडियस में, मैंने बोला था दैट इज मास के ऊपर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो मान के चलो बाहर से आई है। तो अगर मैं बात करूं बेटा कि अगर हमारा एक इलेक्ट्रॉन है और हमारा प्रोटॉन है, दोनों के ऊपर चार्ज की वैल्यू कैसी? सेम है ना। तो अगर चार्ज की वैल्यू सेम है तो किसके लिए रेडियस बड़ा होगा? प्रोटॉन के लिए बड़ा होगा या इलेक्ट्रॉन के लिए बड़ा होगा? तो ये चेकआउट करना पड़ेगा कि सर अगर दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम हो, दोनों भी मैग्नेटिक फील्ड में सेम वेलोसिटी से एंट्री कर रहा हो, चार्ज तो सेम है बेटा, दोनों के मासेस क्या है? अलग अलग है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का मास कैसा? बहुत ही कम, और प्रोटॉन का मास जो है बहुत ही ज्यादा हेवी। प्रोटॉन का मास कितना? 1.6 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का मास कितना? 9.1 into 10 to the power -31 किलोग्राम। दोनों में कितना? 10,000 गुना फर्क है बेटा। तो हेवी कौन है? प्रोटॉन। इट इज अ हेवी मास पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन इज वेरी लाइटर मास पार्टिकल। तो इसका मतलब ये कि रेडियस किसके लिए ज्यादा होगा? जिसका मास ज्यादा होगा। अरे हाँ या ना? बराबर है। चलो बेटा, तो इसके आधार पर अपने क्वेश्चन लेंगे। तो क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला गया बेटा कि डायरेक्ट में से बोल रहा हूं कि देयर आर 2 पार्टिकल्स। एक है बेटा आयोनाइज हाइड्रोजन। क्या है? आयोनाइज हाइड्रोजन पहला पार्टिकल।
और दूसरा पार्टिकल है बेटा हमारा जिसका नाम है बेटा क्या, अल्फा पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। आयनाइज्ड हाइड्रोजन और अल्फा पार्टिकल दो पार्टिकल है और दोनों क्या किए, एंट्री किए इसमें मैग्नेटिक फील्ड में, इसमें मैग्नेटिक फील्ड में किसमें क्या लेके, दैट इज सेम मोमेंटा लेके, सेम मोमेंटा। सेम मोमेंटा का मीनिंग दोनों के लिए सेम मोमेंटम क्या है, सेम है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, क्या होती है, मास इनटू। तो दोनों की सेम मोमेंटा कैसा है, मोमेंटम कैसा है, सेम है बेटा, क्लियर है। चलो आगे, अब उनको बोलना है कि दोनों का दैट इज रेडियस, किसके लिए रेडियस, दैट इज रेडियस फॉर हाइड्रोजन एंड रेडियस फॉर अल्फा पार्टिकल क्या होगा। दोनों का क्या पूछा गया, बोलो, रेडियस फॉर हाइड्रोजन और अल्फा पार्टिकल का उन्होंने क्या पूछा है बेटा, रेशो पूछा है और रेशो निकालना आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे दोनों का मोमेंटम कैसा बेटा, सेम। अब हमको सर पता नहीं कि हाइड्रोजन आयोनाइज क्या होता है, हमको पता नहीं बेटा कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, सर दोनों के मासेस भी पता नहीं। अगर मास नहीं पता, दोनों के ऊपर चार्ज नहीं पता, मोमेंटम आपने सेम बोल दिया है, दोनों के लिए एक चीज तो पता है, कौन सी चीज, दोनों के लिए मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम, लेकिन बाकी की चीजें पता नहीं है। इसके लिए पहले समझ में आना चाहिए बेटा कि ये कौन है हमारा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का उसको बोला क्या है, आयोनाइज्ड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मीनिंग क्या है, इसके अंदर कौन है, अरे अंदर कौन है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और बाहर कौन है, एक इलेक्ट्रॉन। अगर इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया जाए, हीट करके बाहर निकाल दिया जाए, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज बैठेगा हाइड्रोजन के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज। कितना चार्ज बैठा, एक चार्ज। बस समझ में आ रही, कितना, एक। तो चार्ज की वैल्यू कितनी रही इसकी, क्यू, क्लियर। और हीलियम जो होता है बेटा, ये हो गया आयोनाइज्ड हीलियम, सॉरी आयोनाइज्ड हाइड्रोजन। हीलियम सॉरी अल्फा पार्टिकल होता है बेटा, दैट इज डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। क्या ये, डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। मतलब क्या है, हीलियम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स, दो प्रोटॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स, दो न्यूट्रॉन्स, और कितने इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स। इस दो इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैंने निकाल दिया तो यहाँ पे बचता क्या है बेटा, सिर्फ हीलियम का क्या बचता है, न्यूक्लियस बचता है। इसलिए इसका नाम क्या है, डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। मतलब कितने बार आयोनाइज, डबल मतलब क्या है, दो इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से इसके ऊपर कितने चार्ज चढ़ गए, दो पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया। तो इसके ऊपर चार्ज अगर क्यू हो तो इसके ऊपर कितना, ट्वाइस क्यू। तो इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग इसको बढ़िया से पढ़ेंगे बेटा। तो याद रखना, अल्फा मतलब क्या है, डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। याद रखना इसको, क्लियर। अगर इसके ऊपर चार्ज कितना क्यू तो इसके ऊपर चार्ज कितना, ट्वाइस क्यू। अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस। समझ में आया। अरे किसको सब कोई प्रॉब्लम में दिक्कत है, नहीं। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दोनों का मोमेंटम कैसा है बेटा, सेम मोमेंटम हो सकता है। इसके देखो, इसका मास कैसा है, बहुत कम है, किसका, हाइड्रोजन का। इसका मास कैसा होगा, ऑब्वियस बात है ज्यादा है, क्योंकि इसके पास एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, इसके पास दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन। इसका मास कैसा है, ज्यादा। इसका मास कैसा है, कम। लेकिन दोनों में क्या चीज बोली है, सेम मोमेंटम। मतलब क्या है बेटा, दोनों का लीनियर मोमेंटम सेम। इसका मतलब मास कम तो वेलोसिटी ज्यादा, और इसका मास ज्यादा तो वेलोसिटी कम। तो इस कम वेलोसिटी से हीलियम और ज्यादा वेलोसिटी से हाइड्रोजन एंट्री ले रहे किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसका मतलब ये कि आपने जो फार्मूला देखा, दैट रेडियस का फार्मूला क्या लिखा था बेटा, mv बाय qb। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, तो r का फार्मूला हमारा बनता है p बाय q इनटू v। व्हाट इज दिस p, लीनियर मोमेंटम। और मैं यहाँ पे रेशो लिखने जा रहा हूँ, किसके लिए रेशो बेटा, r किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, r किसके लिए, अल्फा के लिए। दोनों का देखो क्या क्या चीज, मोमेंटम कैसा है, p और p क्या है, सेम, b क्या है, सेम। तो हमारा यहाँ पे ऐसे लिख सकता है, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अरे हाँ या ना। तो इसको अगर मैंने लिखा ऊपर हाइड्रोजन, तो यहाँ पे किसका रेडियस लिखना पड़ेगा, सॉरी किसका चार्ज लिखना पड़ेगा, अल्फा का। नीचे हाइड्रोजन। अभी मैंने बोला अल्फा के लिए चार्ज कितना बेटा, ट्वाइस क्यू, और हाइड्रोजन के लिए चार्ज कितना बेटा, क्यू। क्यू क्यू गेट, इसका मतलब रेशो कितने का है, 2:1। इसका मतलब यहाँ पे कौन हमारा हाइड्रोजन क्या करेगा, क्या करेगा, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ज्यादा रेडियस लेके गोल घूमेगा, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। समझ में आया कैसा निकालना है। चलो, और उसके बाद सेम उसी तरह से बेटा नीट
2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। कब? दैट इज नीट 2015। नीट 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था बेटा कि अगर मान के चलो कि यहां पे मैं यहां पे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं लिखता हूं, डायरेक्टली उसकी गिवन डेटा के फॉर्म में इसको डिजाइन कर रहा हूं। क्लियर? कि यहां से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है दोनों में? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पे एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी अल्फा पार्टिकल लेंगे, अल्फा है शायद। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग कि क्वेश्चन में 2015 में जो नीट में क्वेश्चन में पूछा गया था, एक है हमारा कौन सा? हाँ, एक प्रोटॉन है और एक है हमारा कौन सा? अल्फा पार्टिकल। दोनों भी एंटर कर रहे हैं वेलोसिटी से। कितनी वेलोसिटी? v। क्लियर? अब जब ये एंट्री कर रहे बेटा, तो इसमें ये दोनों भी क्या करेंगे? गोल घूमेंगे। क्या करेंगे? और गोल घूमने के बाद दोनों की रेडियस उन्होंने क्या बोली? सेम। दोनों का रेडियस कैसा है? सेम। तो क्वेश्चन में बोला गया व्हेन देयर इज alpha and proton, both particles are entering in the magnetic field, then it performs with the same radius. It performs the circular motion with the same radius. यहां पे बोला गया है कि अगर काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय प्रोटॉन, प्रोटॉन ने काइनेटिक एनर्जी कितनी एक्वायर्ड की है? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्वेश्चन में पूछा गया बेटा कि इसका क्या? दैट इज काइनेटिक एनर्जी किसके लिए? अल्फा पार्टिकल के लिए कितनी होगी? क्लियर? कितनी होगी? कैसे निकालोगे? अब सर रेडियस तो दिया है दोनों का सेम, रेडियस तो दिया है दोनों का सेम। ठीक है, दोनों के मासेस अलग अलग होंगे। किसके लिए? अल्फा पार्टिकल के लिए, प्रोटॉन के लिए अलग। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं? और दोनों ने क्या बोला यहाँ पे? एनर्जी का कंसेप्ट। तो अब एनर्जी और रेडियस बेटा, किसका? एनर्जी एंड रेडियस दोनों का क्या करना है? अपने को रिलेशन जोड़ना है। और रेडियस में कहां पे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है क्या? नहीं। हम लोगों ने इस फॉर्मूले को डिजाइन किया, कौन से फॉर्म में बोलो? दैट इज पी के फॉर्म में। तो इसको भी डब्बा बॉक्स बना के रख देंगे। तो कितने फॉर्मूले बने? एक रेडियस का, ये हमारा सेकंड। क्लियर? अब देखो बेटा, हम लोग थर्ड नंबर का इसका फॉर्मूला बनाएंगे। क्लियर? किसको? कौन से फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में। तो मुझे बताओ बेटा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जिसको मैं के से डिनोट कर रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है? बोलो। दैट इज K इज इक्वल्स टू, हाँ, K इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ कि अगर मैं इसको K की जगह पे K इज इक्वल्स टू 1/2 m से मल्टीप्लाई करूं और m से डिवाइड करो, तो किसी को दिक्कत? m से मल्टीप्लाई किया, दैट इज m स्क्वायर नीचे लिख लिया हम लोगों ने। m 2 और m नीचे है, इसको लेके गए उधर, तो क्या बना? ट्वाइस k into m इज इक्वल टू क्या बचा? mv होल स्क्वायर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ mv? m into v होल स्क्वायर। व्हाट इज द m into v? तो यहाँ पे ट्वाइस m into k की वैल्यू हम लोग p स्क्वायर, तो p की वैल्यू कितनी बनी? अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m into k। ये सारी चीजें हम लोगों ने वहां पे ऑलरेडी पढ़ी थी। कहां पे? मैकेनिक्स में, स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स थे हमारे, बराबर। तो जहां पे आपको रेडियस दिख रहा है, फार्मूला कितना का बेटा? बोलो। P by Q into V। उस फार्मूले में हम लोग क्या लिख सकते हैं? R is equals to अंडर रूट ऑफ P के जगह पे क्या लिखेंगे? ट्वाइस M into K होल डिवाइडेड बाय Q into V, ये लिखेंगे। तो कितने फार्मूले बने हमारे? 3। किसके? रेडियस के। अब देखो एक रिलेशन बन गया बेटा, किसका? काइनेटिक एनर्जी एंड रेडियस का। तो इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या बोला है क्वेश्चन में? दोनों ने रेडियस कैसे एक्वायर किया है? सेम। एक ने एनर्जी कितनी गेन की बेटा? कितना एनर्जी गेन की है? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फटाक से बोलो कैसे सॉल्व करोगे? तो मैंने लिखा R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m into k by q into v। भाई दोनों की साइड का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग, क्यों? क्योंकि हमारे पास अंदर क्या है? एनर्जी। तो बोलो दैट इज R स्क्वायर, q को लेके जाओ q स्क्वायर, v को लेके जाओ v स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस m into k, बराबर। तो k का फार्मूला हमारा बनता है ट्वाइस m को उठा के इधर लेकर, दैट इज R स्क्वायर q स्क्वायर v स्क्वायर बाय ट्वाइस m। अब मैं लिखता हूं किसका रेशियो निकालना है, किसको वैल्यू निकालनी है? हाँ, काइनेटिक एनर्जी फॉर अल्फा। तो मैं ऐसे लिखता, जिसका निकालना ऊपर लिख लेंगे।
काइनेटिक एनर्जी फॉर अल्फा डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी फॉर प्रोटॉन, बराबर है। चलो आगे अल्फा के लिए देखो, ये सारी चीजें लिख लो, तो डायरेक्टली में जो चीजें ऊपर आ जाएगी, तो बोलो आर स्क्वायर है तो दोनों में क्या आएगा, हाँ आर फॉर अल्फा डिवाइडेड बाय आर फॉर प्रोटॉन, स्क्वायर है तो स्क्वायर। और उसके बाद साइड में कौन है, चार्ज, चार्ज के लिए बोलो चार्ज फॉर अल्फा बाय चार्ज फॉर प्रोटॉन होल स्क्वायर। उसके बाद कौन है, मैग्नेटिक फील्ड। अब बोलो, अब दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड के सेम लिखने की जरूरत है नहीं, छोड़ दो। उसके बाद कौन बचा है, टू, दोनों का टू क्या हो जाएगा, कैंसिल। कौन बचा है, मास, मास बेटा नीचे तो लिखते समय कैसे लिखोगे, रेसिप्रोकल में उल्टा लिखोगे तो क्या बनेगा बोलो, मास फॉर प्रोटॉन अपॉन मास फॉर अल्फा, स्क्वायर है इसमें, अरे है क्या, स्क्वायर नहीं तो छोड़ दो। तो बोलो इसकी वैल्यू कितनी, काइनेटिक एनर्जी फॉर प्रोटॉन इज हाउ मच, काइनेटिक एनर्जी फॉर अल्फा अपॉन 1 इज इक्वल टू, हाँ रेडियस दोनों का कैसा उन्होंने गेन किया है, कितना, तो अगर इन दोनों का सेम तो दोनों की वैल्यू कैसे हो जाएगी, 1, कैंसल। उसके बाद प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना, क्यू, तो अल्फा के ऊपर चार्ज कितना, अल्फा पार्टिकल के ऊपर ट्वाइस क्यू, अरे हाँ या ना, क्योंकि वो क्या है, डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, बराबर। तो अल्फा की वैल्यू कितनी बोलो, ट्वाइस क्यू डिवाइडेड बाय प्रोटॉन के ऊपर कितना, क्यू, दोनों का स्क्वायर, क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसिल। बाद में इसको सॉल्व करेंगे, हाँ बोलो मास ऑफ प्रोटॉन। अब देखो ध्यान देना, अरे बेटा कि ये कौन है, सिर्फ एक सिंगल प्रोटॉन, कौन है ये, सिंगल प्रोटॉन, सिंगल प्रोटॉन का मास कितना, m, और डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, मतलब हीलियम के अंदर कितने प्रोटॉन बचे हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद दो प्रोटॉन न्यूक्लियस में आई, दो प्रोटॉन के साथ साथ कौन है बेटा, यहाँ पे दोनों न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कैसा होता है, ऑलमोस्ट सेम। तो ये प्रोटॉन रहा m, ये m, 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 m कितना है, बहुत बढ़िया। क्या लिखेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन इज m, तो ये 4m, तो m से m भी क्या हो गया, तो यहाँ पे 2 बचाना, सिर्फ 2 का स्क्वायर कितना, 4, और यहाँ पे कितना, तो कितना बचा, 4 4 कैंसिल, कितना, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अगर आपके प्रोटॉन ने कितनी एनर्जी एक्वायर्ड की थी, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब अल्फा ने भी कितनी एनर्जी एक्वायर्ड की, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, कितनी एनर्जी एक्वायर्ड की, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर एनर्जी तो किसमें हम लोग गिनते हैं, जूल में। तो बेटा मॉडर्न फिजिक्स में जब हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में बात करेंगे, वहां पे किसी भी तरह का जूल वूल का कांसेप्ट नहीं आएगा। जो न्यूक्लियर फिजिक्स होता है वहां पे सारी एनर्जी किसमें हम लोग गिनते हैं, इसमें मेजर करते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। अगर मैंने बोला 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना हो तो याद रखना बेटा क्या लिखेंगे, 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या किससे क्या होगा, 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19। तो चार्ज की वैल्यू उतने से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने बोला 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा का मीनिंग कितना, 10 to the power 6, तो 10 to the power 6 पर ये कितना है, -19, तो क्या बचा, दैट इज 1.6 into 10 to the power -13 जूल। अगर मेरे को अगर करना क्या है बेटा, 1 जूल का कन्वर्जन करना है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या करोगे इसका उल्टा, तो ये 1.6 उधर जाएगा, 1/1.6, तो आसपास में वैल्यू कितनी आएगी, 6.2 के आसपास में आएगी कुछ, ठीक है। तो क्या बनेगा, 1 जूल का मीनिंग होता है 6.2 के आसपास में इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये चीज याद रखना, हम लोग वैसे भी इसको अच्छे से पढ़ने वाले कहां पे, मॉडर्न फिजिक्स में बेटा, याद रखना। क्लियर है, अरे समझ में आया, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेंगे। जब एनर्जी की हम लोग बात ही कर रहे हैं तो उसमें बोला क्वेश्चन में कि कितनी एनर्जी वो एक्वायर्ड करेगा, कौन सी एनर्जी की बात करो, कौन सी एनर्जी उसके पास है, काइनेटिक एनर्जी है, कौन सी है, सर ये क्या काइनेटिक एनर्जी जितनी एक हार मान के चलो प्रोटॉन या फिर अल्फा पार्टिकल ने गेन किया,
एक्वायर्ड किया, क्या वो चेंज होगी, क्या वो थ्रू आउट सेम रहेगी? आपको क्या लगता है? सर एक अगर चार्ज गोल घूम रहा है तो इसकी एनर्जी जब उसने एंट्री की, उसके पास 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। 4 सेकंड 5 सेकंड के बाद हम लोग देखते हैं उसकी एनर्जी में क्या बदला होगा, बढ़ेगा, घटेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्या होगा? क्या लगता है आपको? बढ़ेगा। किन लोगों को लग रहा है सर घटेगा? गोल घूमने का, जैसे अपन अगर आपने खुद को गोल घुमाना शुरू कर, आपकी एनर्जी क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, कांस्टेंट रहेगी। बहुत बढ़िया। क्यों कांस्टेंट रहेगी बेटा? इसके पीछे का रीजन? बेटा ध्यान देना, ये चीज हम लोगों ने सर्कुलर मोशन एज वेल एज ग्रेविटेशन में भी सीखा है। ठीक है, कौन सी चीज? देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं वर्क डन का फॉर्मूला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एस बार, एफ बार इनटू, अगर मैं डीडब्ल्यू की बात करूं, एफ इनटू डीएस। दोनों में क्या लिखना है हमको? बार। कौन सा प्रोडक्ट है हमारा? डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है? डीडब्ल्यू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करने के लिए जो फोर्स लगा, उन दोनों का प्रोडक्ट जो मिलेगा दैट इज नोन एज छोटा सा वर्क डन, जो किसमें हम लोग गिन रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट में। अब देखो ध्यान देना, जब हमारा पार्टिकल बेटा किसमें एंट्री किया? मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री किया। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब एंट्री किया तो उसने क्या परफॉर्म करते हुए दिखा आपको? सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन के समय मान के चलो बेटा कि अगर हमारा पार्टिकल ये डायरेक्शन शो कर रहा है किसका? वेलोसिटी का। अरे हाँ या ना? तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में ही क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर हमारा पार्टिकल यहां पे होता तो ये हमारी कौन होती? वेलोसिटी v बार, और ये हमारा क्या होता बेटा? बोलो, ds बार। अरे हाँ या ना? ये सारी चीजें हम लोगों ने कहां पे सीखी? सर्कुलर मोशन में सीखी। हाँ क्या नहीं? अब मुझे बताओ कि यहां पे फोर्स का डायरेक्शन किधर है? ये कौन है हमारा? फोर्स। ये कौन है बेटा? मुझे बताओ, यहां पे फोर्स, हम लोगों ने फोर्स का फार्मूला सीखा कौन सा? दैट इज QVB sin थीटा। इसका मतलब ये कि यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखता हूं, बोलो Q इन ब्रैकेट V बार प्लस B बार, तो हम लोगों ने क्या सीखा? F किसको परपेंडिकुलर है? V बार को। V किसको परपेंडिकुलर है? B बार को। और B बार किसको परपेंडिकुलर है? F बार को। हर चीज एक मिनट को क्या दिख रही है? परपेंडिकुलर। तो मुझे बताओ, अगर वेलोसिटी को कौन परपेंडिकुलर दिख रहा है? फोर्स। तो इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में भी कितने का एंगल है? 90। और ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में अगर एंगल 90 है तो F इंटू ds इंटू कॉस ऑफ थीटा जब हम लोग लिखेंगे तो मुझे बताओ कि यहाँ पे F इंटू ds इंटू व्हाट इज दिस? कॉस 90 लिखेंगे। व्हाई? बिकॉज़ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में एंगल कितना है? और कॉस 90 की वैल्यू कितनी बेटा? 0। इसका मतलब अगर आपका पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री मारे और वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? 0। दैट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन सा फोर्स है? सिर्फ एक ही फोर्स है, दैट इज कौन सा है? मैग्नेटिक फोर्स। इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ गया? पक्का? तो मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करूं, किसका? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बराबर? वर्क डन इज इक्वल टू, बोलो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। वर्क डन इसमें कितना है बेटा? 0। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? K फाइनल इज इक्वल टू K इनिशियल। इसका मतलब जब भी कभी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री मारे और जब उसकी एनर्जी उसने एक्वायर कर ली, मान के चलो कितना? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस उसके पास एनर्जी कितनी रहेगी? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पे एक चीज आती है बेटा कि कौन सी चीज चेंज हो रही है? वेलोसिटी या क्या बोलते हैं उसको? स्पीड। चीज कौन
चेंज हो रही है? स्पीड बदल रही है क्या हमारी? नहीं। क्या चेंज हो रही है? वेलोसिटी। समझ में आ गई? अगर स्पीड चेंज ना हो तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv²। और मास हमारा कैसा है? कैसा है? स्पीड कैसी है? तो काइनेटिक एनर्जी भी कैसे होगी थ्रू आउट द प्रोसेस? कांस्टेंट रहेगी बेटा, जब तक कोई बाहर से और एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाता। क्या नहीं लगाता? फोर्स। और ये कंसेप्ट आगे जाके पढ़ेंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लगा लिया तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करता है? चार्ज को एक्सेलरेट करवाता है। और एक्सेलरेशन जहां पे आ गया वहां पे क्या आ गया? फोर्स आ गया। जब एक्सेलरेट होना है मतलब क्या होना है? उसकी स्पीड क्या हो रही है? मैं स्पीड की बात कर रहा हूं, वेलोसिटी नहीं बोल रहा मैं। क्या बोल रहा हूं? उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? तो अब यहां पे किसका ऑब्सेंस दिख रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑब्सेंस है। सिर्फ किसका प्रेजेंस है? मैग्नेटिक फील्ड का। और मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ उसके डायरेक्शन को चेंज करना, मतलब वेलोसिटी को चेंज करना, मैग्नीट्यूड को क्या रखना? कांस्टेंट रखना। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत? अब 2018 में, कब? 2018 में बेटा इसको निकाल लो फोटो, ठीक है? खींच लो। 2018 का क्वेश्चन है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एक है हमारा कौन सा? अल्फा पार्टिकल। तीनों पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं और उन्होंने बोला कि तीनों के लिए काइनेटिक एनर्जी कैसी है बेटा? सेम। तीनों के लिए काइनेटिक एनर्जी सेम। हो गया? निकाल ली फोटो। चलो आगे बढ़े। चलो, तो क्वेश्चन में बोला गया है क्या? कि जेडब्ल्यू मेंस 2018 बोला गया है कि हमारा यहां पे मैग्नेटिक फील्ड में, इसमें मैग्नेटिक फील्ड में तीन पार्टिकल एंटर कर रहे हैं। एक है बेटा कौन सा? इलेक्ट्रॉन। सेकंड है बेटा कौन सा? प्रोटॉन। और थर्ड है बेटा कौन सा? अल्फा पार्टिकल। आई होप सबको समझ में आया है अल्फा क्या है। कोई दिक्कत है किसी को? ये तीनों ही जब एंटर कर रहे हैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड में, तो उन्होंने क्या किया? सेम एनर्जी एक्वायर्ड की। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अल्फा। क्लियर? और ये क्या परफॉर्म कर रहे हैं? क्वेश्चन परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर? तो उन्होंने पूछा बेटा कि आर ई इज इक्वल टू आर पी इज इक्वल टू आर अल्फा। व्हाट इज दिस? आर रेडियस। कौन सा रेडियस? ये रेडियस। क्लियर? और ऑप्शन दिए गए हैं इस तरह से कुछ, आर फॉर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू आर फॉर प्रोटॉन इज इक्वल टू आर फॉर अल्फा। ऑप्शन बी, आर फॉर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू आर फॉर प्रोटॉन इज ग्रेटर देन आर फॉर अल्फा। ऑप्शन सी, आर फॉर इलेक्ट्रॉन is smaller than r for proton is equals to r for alpha. Option D, r for electron is greater than r for proton is equals to r for alpha. पूछा गया है, अब हमको निकालना आना चाहिए, तो सारी चीजें निकालनी पड़ेगी। अब रेडियस जो है बेटा कौन से चीजों पे डिपेंड करता है? हमने बोला कि रेडियस का फार्मूला हमारे पास है सर, बहुत बढ़िया से। अब यहाँ पे किसकी बात की है? एनर्जी की। तो क्या ये फार्मूला लगेगा? बेटा हमारे पास फार्मूला कौन सा है? आर। अब इसको मैं स्मॉल आर से डिनोट कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में वैसे स्मॉल आर में पूछा गया था। तो आर इज इक्वल टू क्या लिखा था हम लोगों ने? अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम इनटू के बाय क्यू इनटू वी। और देखो बेटा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सबके लिए कैसी है? सेम। और यहाँ पे सबका मास कैसा हो सकता है? अलग अलग। और सबका चार्ज कैसा हो सकता है? अलग अलग। लेकिन सबके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? सेम। तो हो गया कार्यक्रम। अरे मिल जाएगा आंसर। तो मुझे बताओ यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन
दूसरा बेटा प्रोटॉन, तीसरा बेटा कौन सा बोलो, अल्फा पार्टिकल। क्लियर? अब देखो यहां पे मैं चार्ज की अगर बात करूं, किसकी बात करूं, चार्ज। तो चार्ज के लिए अगर मैं बोलता हूं इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है Q, दैट इज माइनस Q, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो लोग। तो प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज कितना होता है, Q, साइन क्या आएगा उसका, प्लस Q। अल्फा पार्टिकल कितना, ट्वाइस Q, वो भी प्लस में। ठीक है, उसके बाद हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मास की, चार्ज की बात कर लिए, और बचा कौन है, मास। अब बताओ बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज 9.1 into 10 to the power -41 किलोग्राम। प्रोटॉन का मास अगर मैं बोलता हूं m, तो पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया लास्ट क्वेश्चन में कि अल्फा पार्टिकल का मास कितना, 4 है। अब प्रोटॉन का मास है कितना, 1.6 into 10 to the power -27, ये कितना, -31। 27 और 31 में अगर आप देखते हो 10 to the power कितने का फर्क है, 4। एक के ऊपर कितने जीरो, 4 जीरो, तो कितना हो गया, 10,000। तो ऐसा इमेजिन करिए कि अगर आप एक तराजू पे बैठे हो, दूसरे तराजू पे आपको कंपेयर करने के लिए कितने लोगों को बिठा दिया, 10,000 लड़कों को बिठा दिया। सोच रहे हो कितना है। तो इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में प्रोटॉन कितना हेवी है पता है, इसके लिए हम लोग प्रोटॉन को क्या बोलते हैं, हेवी मास पार्टिकल, व्हिच इज वेरी हेवी। और उससे भी ज्यादा अगर मैं किसकी बात करूं, तो ये क्या है, मोस्ट हेवीएस्ट पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, दैट इज अल्फा पार्टिकल। समझ में आ रहा? तो अगर मैं कभी आगे के लेक्चर में ऐसे बोलूं, वो किसी ने हमको बोल दिया यूज द हेवी मास पार्टिकल, सो वी हैव प्रोटॉन इज अ हेवी मास पार्टिकल, उससे भी हेवी कौन है, अल्फा पार्टिकल। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, हेवी मास पार्टिकल। हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट में इसका इस्तेमाल करने वाले। तो जब भी मैं इसे बोलूं देयर इज वी आर यूजिंग द हेवी मास पार्टिकल, तो क्या समझ लेना, एक तो प्रोटॉन है या फिर अल्फा। बहुत बढ़िया। तो बेटा यहां पे हमको एक चीज मिल गई, आप देखो। तो पहले हम लोग किसकी किसकी बात करेंगे बोलो, यहां पे मैं बात कर रहा हूं किसकी, पहले तो इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की। तो रेडियस का फार्मूला फॉर, हाँ बोलो, रेडियस फॉर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, हाँ क्या होगा, ट्वाइस m फॉर इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए सेम, तो k डिवाइडेड बाय चार्ज कितना बेटा उसके ऊपर q, और मैग्नेटिक फील्ड भी। उसके बाद रेडियस फॉर प्रोटॉन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, हाँ, ट्वाइस मास ऑफ प्रोटॉन, दैट इज m लिख रहा हूं फिलहाल। काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, दोनों के लिए चार्ज कैसा, q, और मैग्नेटिक फील्ड भी। दोनों में कुछ फर्क दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कौन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा, बहुत छोटा। तो अगर मैं देखूं r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास, तो अगर मास इलेक्ट्रॉन का कम है, इसका मतलब रेडियस भी कैसा है, क्योंकि दोनों का चार्ज तो देखो सेम हो गया। इसको लिए मैं ऐसा लिखूं, दोनों का अगर कंपेयर करूं तो r ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर देन r ऑफ प्रोटॉन। हो गया, तो समझ में आ रही बात। आगे बढ़ेंगे, किसकी बात करेंगे, अल्फा की। रेडियस फॉर अल्फा इज इक्वल टू, डालते चलो वैल्यू बेटा, बोलो 2, तो 2 हो गया। मास के लिए क्या लिखेंगे, मास कितना है यहाँ पे, 4m इनटू काइनेटिक एनर्जी तो रही सेम, वोल्ट डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, चार्ज कितना है इसके ऊपर, ट्वाइस q इनटू v। ये देखो चार्ज जो दिख रहा है 4 को अगर बाहर निकाले क्या बनेगा, तो अंडर रूट में कितना बचा, ट्वाइस m k बाय ट्वाइस q इनटू v। 2 से 2 क्या हो गया, ये m किसका मास दिख रहा है, मास ऑफ प्रोटॉन। तो अगर मैं कंपेयर करूं किसके लिए, ये प्रोटॉन के लिए और अल्फा के लिए, तो देखो दोनों की वैल्यू कैसे दिख रही है, मतलब रेडियस फॉर प्रोटॉन इज इक्वल टू रेडियस फॉर अल्फा। तो अगर ये सेम है तो कौन सा दिख रहा है, यहां पे भी है, यहां पे भी है और यहां पे भी, लेकिन इन दोनों से रेडियस फॉर प्रोटॉन इज, रेडियस फॉर इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर देन रेडियस फॉर प्रोटॉन, मतलब कौन सा वाला, सी। तो ये रहेगा आपका आंसर। समझ में आया, क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो बेटा ऐसे कंसेप्ट है, अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए तो उसका इस्तेमाल करके आप किसी भी तरह का क्वेश्चन इसके ऊपर जो रहेगा वहां पर सॉल्व कर सकते हो। तो अपन ने नीट के 2 क्वेश्चन देखे, जेईई के कितने देखे, एक क्वेश्चन देखा जो लेटेस्ट वाला है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, वैरायटीज टाइप, इसी प्रकार के रहेंगे, आप उसको ट्राई करके देखिए। क्लियर है, चलो।